지금 어디야? 그 사람은 지금 집 앞에 있어. कहानी की शुरुआत में एक न्यूज रिपोर्टर बताता है कि आज सुबह 8 बजे से एक सोलर फ्लेयर होगा, जिसकी वजह से जो भी चीजें सैटेलाइट के जरिए चलती हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन और भी बहुत सारी चीजें, उन सब में कुछ खराबी आ सकती है और ये सब कुछ कल तक चलेगा। अब इसी शहर में एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी बैठा था। इसका नाम डोंग है। असल में इसके घर में किसी ने घुसकर इसकी वाइफ यंसू को मार दिया था। डोंग पेशे से एक वकील था और इसकी वाइफ एक डॉक्टर थी। अब हमें कुछ घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर किसी ने डोंग को एक धमकी भरा लेटर भेजा था। मगर डोंग इस लेटर को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ये पेशे से एक वकील है, इसीलिए इसको ऐसे लेटर आना आम बात थी। यंसू इसको समझाती है कि तुम्हें ऐसे काम छोड़ देना चाहिए जिसमें जान का खतरा हो। तभी यहाँ इनकी बेटी रिम आकर इनकी फोटो खींचती है। डोंग अपने काम पर जा रहा था। इसकी वाइफ कहती है, मैं शाम को तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, तुम मेरा फोन उठा लेना। कुछ देर बाद डोंग को इसकी वाइफ यंसू का फोन आता है, जो पूछ रही थी कि तुमने घर की चाबी कहाँ रख दिया। डोंग कहता है, मुझे नहीं मालूम, वही आसपास देखो, और इसके बाद ये फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। डोंग आज एक केस जीता था, इसीलिए ये अपनी वाइफ को मैसेज करके बताता है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है, इसीलिए तुम अकेले घर चली जाना। यंसू मैसेज देखकर फिर से इसको फोन करती है, मगर डोंग फोन नहीं उठाता। दरअसल डोंग अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा था कि ये किसी मीटिंग में जाने वाला है, मगर सच्चाई तो ये थी कि ये अपने दोस्तों के साथ केस जीतने की खुशी में पार्टी कर रहा था। इधर यंसू अकेले ही घर आ जाती है। अब जैसे ही डोंग की पार्टी खत्म होती है, ये भी घर आने के लिए टैक्सी में बैठकर अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें इसकी वाइफ के बहुत सारे मिस कॉल थे। ये यंसू को तुरंत फोन करता है, मगर सोलर फ्लेयर होने की वजह से इसका फोन नहीं लगता। और जब ये अपने घर पहुंचता है, तब ये देखता है कि इसकी वाइफ को किसी ने मार दिया है, और इस समय रात के 3:30 बज रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डोंग एक डिटेक्टिव के सामने बैठा हुआ था। डिटेक्टिव डोंग से उस लेटर के बारे में पूछता है, जिसमें इसको जान से मारने की धमकी दिया गया था। डोंग कहता है, मुझे नहीं मालूम कि ये लेटर मुझे किसने भेजा है। यहाँ पर इन्हें सीसीटीवी कैमरा में एक गाड़ी के बारे में पता चलता है, जो रात में इनके घर के बाहर खड़ी थी, मगर इस वीडियो में कातिल का न चेहरा और ना ही गाड़ी का नंबर दिख रहा था। डोंग कहता है, मेरी गाड़ी में भी एक कैमरा लगा है, उसमें जरूर गाड़ी का नंबर आया होगा। मगर डिटेक्टिव का कहना था कि उस कातिल ने गाड़ी का कैमरा भी निकाल लिया है, जिससे जाहिर है कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब यहाँ पर डोंग की बेटी भी आ जाती है, जो एक कंपटीशन में गई हुई थी, इसलिए ये उस वक्त घर में नहीं थी जब इसकी मॉम का मर्डर हुआ, जिसके कारण इसकी जान बच गई। डोंग अपनी वाइफ के मर्डर का सारा ब्यौरा अपनी डायरी में लिखता था, जिससे ये किसी तरह अपनी वाइफ के कातिल तक पहुंच सके। धीरे धीरे समय बीतता है और आज पूरे 1 साल हो गए हैं, मगर फिर भी किसी को ये नहीं पता चला कि आखिर इसकी वाइफ का मर्डर किसने किया। डोंग इस बात से बहुत दुखी रहने लगा था, क्योंकि अगर ये उस दिन अपनी वाइफ से झूठ न बोलता तो शायद आज इसकी वाइफ जिंदा होती। खैर, मेन स्टोरी पर आते हैं। डोंग पिछले 1 साल से अपने काम पर नहीं गया था और अब ये फैसला करता है कि फिर से काम पर जाएगा। इस शहर में इलेक्शन भी होने वाले थे। डोंग के पास कुछ लोग आकर इसे कार्ड देकर कहते हैं कि प्लीज मिस्टर पार्क को ही वोट दीजिएगा। अगले दिन ये अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, और जैसे ही अपने काम पर जाने वाला था, तभी इसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है, और जब ये मोबाइल देखता है, तब मोबाइल पर इसी के वाइफ के नंबर से फोन आ रहा था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से किसी लेडी की आवाज आती है, जो इससे घर की चाबी के बारे में पूछ रही थी। डोंग बहुत हैरान था। ये उससे पूछता है कि कौन बोल रहा है, और अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी इसे एक लेडी दिखाई देती है, जो फोन पर बात कर रही थी। डोंग को लगता है कि यही लेडी इसके साथ मजाक कर रही है, मगर जब ये इसके पास जाकर पूछताछ करता है, तब इसे पता चलता है कि वो तो किसी और से बात कर रही थी। डोंग उस लेडी से फोन पर कहता है, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। तभी इसे फोन के दूसरी तरफ से इसकी ही बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो किसी कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रही थी। डोंग बहुत कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि इसकी बेटी तो अभी इसके सामने थी। डोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल ये वो बातें थी जो आज से 1 साल पहले हुई थी, और वही बातें फिर से रिपीट हो रही हैं। इसके बाद डोंग अपने ऑफिस में आ जाता है, जहां पर न्यूज में बताया जा रहा था कि आज सुबह फिर से वही सोलर फ्लेयर आया है, जो आज से 1 साल पहले आया था। ऑफिस में डोंग को फिर से इसकी वाइफ के नंबर से फोन आता है। डोंग पूछता है, आखिर तुम कौन हो जो मेरे साथ इतना घटिया मजाक कर रही हो? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, इस मजाक के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो लेडी कहती है, क्या तुमने फिर से दारू पिया है जो अपनी वाइफ को भूल गए? डोंग हैरानी से पूछता है, आज कौन सी तारीख है? वो लेडी इसे बताती है कि आज 16 मई 2014 है। ये सुनकर डोंग को यकीन नहीं होता, क्योंकि आज 16 मई 2015 था। डोंग समझ जाता है कि ये किसी तरह 2014 वाली यंसू से फोन के जरिए बात कर रहा है, जरूर कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया था। दूसरी तरफ यंसू जो 2014 में थी, और आज ही के दिन इसका मर्डर होने वाला था। डोंग अपनी वाइफ से कहता है, तुम आज घर मत जाना, एक गाड़ी से तुम्हारी टक्कर होगी। दरअसल आज ही के दिन यंसू का मर्डर होने से पहले एक गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई थी, मगर इससे पहले यंसू डोंग की पूरी बात सुने, तभी यहाँ एक नर्स आकर इसको अपने साथ चलने को कहती है, और यंसू बिना पूरी बात सुने फोन काटकर इसके साथ चली जाती है। इधर डोंग परेशान हो जाता है और फिर से यंसू को फोन करता है, मगर इसका फोन नहीं लगता। इसका मतलब यंसू 2014 से 2015 में तो फोन कर सकती है, मगर डोंग 2015 से 2014 में फोन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ 2014 में यंसू अपना काम खत्म करके घर जा रही थी, तभी इसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते हुए बचता है, मगर फिर भी इसकी गाड़ी में स्क्रैच लग जाते हैं। लेकिन इस बार ये स्क्रैच पीछे की साइड में लगता है, जबकि पिछली बार गाड़ी आगे से टकराई थी।
ऐसा होते ही 2015 में वो स्क्रैच आगे से हटकर गाड़ी के पीछे लग जाता है। इससे डोंग को ये समझ में आता है कि अगर 2014 में कुछ भी चेंज हुआ तो उसका असर 2015 में भी होगा। अब डोंग को सब कुछ समझ में आ गया था, बस इंतजार था यंसु का फोन आने का। दूसरी तरफ यंसु 2014 में घर पहुंच जाती है। यहाँ पर इसे कुछ पार्सल मिलता है जो ये घर के अंदर रख देती है। दोस्तों अब इस वक्त ये दोनों एक ही घर में थे, मगर इन दोनों में पूरे 1 साल का फर्क था। डोंग जो 2015 में था तो इसकी वाइफ 2014 में थी। इसके बाद यंसु फिर से डोंग को फोन करती है। डोंग इसे बताता है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि घर पर कोई चोर आने वाला है और वो तुम्हें मार देगा। यंसु को ये मजाक लग रहा था। ये डोंग से कहती है कि तुम कितना दारू पीते हो। फिर डोंग इसे पूरी बात बताता है कि ये 2015 से बात कर रहा है। किसी तरह इनके फोन का कनेक्शन जुड़ गया है। डोंग अपनी वाइफ को आगे क्या होने वाला है ये सब बता रहा था। तभी यंसु के घर की डोरबेल बजती है जिसकी आवाज डोंग को भी सुनाई देता है। डोंग अपनी वाइफ को दरवाजा खोलने से मना करता है। यंसु स्क्रीन पर देखती है कि बाहर कोई डिलीवरी बॉय आया हुआ है, मगर डोंग इसको बार बार दरवाजा खोलने से मना कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो डिलीवरी बॉय चला जाता है। तभी फिर से डोरबेल बजता है और इस बार कोई दूसरा आदमी था जो अपने चेहरे को ढके हुए था। यंसु समझ जाती है कि ये जरूर कोई चोर है जो यहाँ चोरी करने आया है। अब यंसु को डोंग की बातों पर यकीन होने लगता है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। डोंग कहता है जल्दी से किचन का खिड़की बंद करो क्योंकि डोंग को याद आता है कि वो किलर किचन की खिड़की से ही अंदर आया था। यंसु जैसे ही खिड़की बंद करती है तभी इसके सामने वो किलर आ जाता है। ये शीशा तोड़कर यंसु पर हमला करता है। यंसु किसी तरह किलर से बचते हुए बाहर आ जाती है जहाँ पर इसे वही डिलीवरी बॉय मिलता है। ये उस आदमी से मदद मांगती है। डिलीवरी बॉय उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। अब यंसु पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन्हें सारी बात बताती है। एक पुलिस ऑफिसर इनके घर आकर छानबीन करता है और इनसे कहता है कि अगर कोई कीमती चीज घर से चोरी हुई है तो हमें जरूर बताएं। इतना कहकर ये ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ 2015 में डोंग भी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी वाइफ के बारे में पता लगाता है, मगर पुलिस का कहना था ऐसा तो कोई हादसा हुआ ही नहीं। अब ये उस डायरी को चेक करता है जिसमें डोंग ने अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में जानकारी लिखा था, मगर अब ये डायरी पूरी तरह से खाली हो चुका था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में अभी भी इसकी वाइफ जिंदा है जो पिछली बार शाम 7 बजे मर गई थी, मगर इस बार डोंग की वजह से उसकी जान बच गई। डोंग बहुत खुश होता है, लेकिन ये अभी भी उस कातिल का पता लगाना चाहता था। ये यंसु से इनके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसका नंबर पूछता है क्योंकि इस बार कोई मर्डर नहीं हुआ, इसलिए उस किलर ने गाड़ी का कैमरा नहीं निकाला था। यंसु ठीक वैसा ही करती है। ये उस गाड़ी का नंबर डोंग को बता देती है। डोंग पुलिस स्टेशन जाकर उस गाड़ी के बारे में पुलिस को बताता है, मगर जब इसकी वाइफ का मर्डर हुआ ही नहीं तो ये लोग इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। दूसरी तरफ 2014 में यंसु जब अपनी गाड़ी में होती है तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कहता है कि आपने अभी अभी रिपोर्ट लिखवाई है कि आपको कोई जान से मारना चाहता है। यंसु कहती है हाँ ये सच है। इसके बाद पूछताछ के लिए ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। इस तरफ डोंग के पास उस गाड़ी का नंबर था। ये अपने दोस्त को उस गाड़ी का नंबर देकर उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाने को कहता है। इसकी दोस्त कहती है आखिर तुम कब तक अपनी वाइफ के किलर को ढूंढते रहोगे, उसे मरे हुए 1 साल बीत चुके हैं। डोंग कहता है क्या बकवास कर रही हो, अभी अभी मेरी यंसु से बात हुई है और वो एकदम ठीक है। डोंग तुरंत अपनी डायरी चेक करता है जिसमें फिर से लिखना शुरू हो चुका था जो अभी कुछ देर पहले एकदम खाली था। डायरी में लिखा था कि इसकी वाइफ का मर्डर रात में नहीं बल्कि सुबह के वक्त हुआ था, जबकि पिछली बार रात में 6 से 7 के बीच इसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। दूसरी तरफ यंसु 2014 में उस ऑफिसर को सारी जानकारी दे रही थी और ये अभी भी जिंदा है क्योंकि सुबह होने में कुछ समय बाकी है। ऑफिसर इसे पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा। यंसु कहती है नहीं, उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना था। ये इस ऑफिसर को ये भी बताती है कि ये अपने पति से 2015 में बात कर सकती है और उन्हीं की वजह से आज ये जिंदा है, मगर ऑफिसर इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मगर फिर भी ये डोंग से 2015 में बात करता है। ऑफिसर डोंग से पूछता है कि आपकी वाइफ ने जो हमें गाड़ी का नंबर दिया है क्या आप उसे जानते हैं। डोंग कहता है मैं नहीं जानता कि वो गाड़ी किसकी है, प्लीज आप मेरी वाइफ को बचा लीजिए। तभी डोंग के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है जिसके कारण इनका कनेक्शन टूट जाता है। ये यही पुलिस स्टेशन में अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा देता है। इस तरफ यंसु उस ऑफिसर के कान के पीछे एक निशान देखती है और यही निशान उस कातिल के कान के पीछे भी था। यंसु पूरी तरह से समझ जाती है कि यही ऑफिसर इसका कातिल है। ये यहाँ से भागना चाहती थी, मगर उस ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि ये इसे पहचान गई है, इसलिए इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर किम यंसु के पैर में चाकू मार देता है, मगर यंसु किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसीलिए 2015 में सब कुछ चेंज हो रहा था और अब इसके मरने का समय सुबह का था, मगर अभी भी सुबह होने में कुछ समय बाकी था। डोंग के पास अभी भी एक चांस था अपनी वाइफ को बचाने का, मगर तभी यहाँ सब कुछ बदलने लगता है। डोंग की तुरंत दाढ़ी उगाती है और इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम इसी के ऊपर है। इसे याद आने लगता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। दरअसल इसकी वाइफ के हाथ में इसी का शर्ट का बटन था जिसके वजह से इसके ऊपर ही अपने वाइफ के मर्डर का इल्जाम लग गया था। ये जानते ही डोंग यहाँ से भागकर उस गाड़ी मालिक के घर जाता है जिसका एड्रेस इसके दोस्त ने पता लगाकर इसे दिया था और ये घर उसी ऑफिसर का था। यहाँ पर इसे अपनी ही गाड़ी का कैमरा और एक फोटो मिलता है और ये सबूत उस ऑफिसर के खिलाफ जा सकता था।
डोंग ये कैमरा लेकर यहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर किम जब अपने घर पहुँचता है तब इसे पता चलता है कि वो कैमरा किसी ने चुरा लिया है। यहाँ पर एक आदमी आकर इस ऑफिसर को जल्द से जल्द उस कैमरा और फोटो को ढूंढने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि बॉस ने तुम्हें एक दूसरा काम भी दिया है। असल में ये ऑफिसर पुलिस के साथ साथ किसी और के लिए भी काम करता था। इधर डोंग पुलिस से बचते हुए अपने ही एक साथी के पास जाकर इससे मदद मांगता है। ये इसे बताती है कि हम लोग एक बहुत ही बड़े केस पर काम कर रहे थे जो मिस्टर पार्कर के खिलाफ था और आपको एक वीडियो फुटेज मिलने वाली थी और ये वही मिस्टर पार्क है जो अभी इलेक्शन में खड़े हैं। दरअसल हुआ ये था कि मिस्टर पार्क ने अपने फायदे के लिए किसी को मार दिया था जिसका किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और वही वीडियो रिकॉर्डिंग डोंग को मिलने वाली थी ताकि मिस्टर पार्क को जेल हो सके। अब डोंग को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि आखिर इसकी वाइफ का मर्डर क्यों हुआ। असल में मिस्टर पार्क ये जान गए थे कि डोंग के घर वो पार्सल आने वाला है जिसमें मिस्टर पार्क के खिलाफ सबूत थे और वो ऑफिसर मिस्टर पार्क के लिए ही काम करता था। पुलिस हर तरफ डोंग को ढूंढ रही थी। तभी इसे यंसू का फोन आता है जो इस वक्त हॉस्पिटल में थी। ये डोंग को बताती है कि ऑफिसर किम ही मुझे मारना चाहता था। डोंग कहता है हाँ मुझे मालूम है। तभी डोंग के सामने ऑफिसर किम आ जाता है जो इसका मोबाइल ट्रैक करके यहाँ पहुँचा था और इसे एक घूसा मारकर इसके ही फोन से यंसू से बात करता है। ये उससे कहता है तुम तो सच बोल रही थी, तुम वाकई में अपने पति से फ्यूचर में बात कर सकती हो। दरअसल पिछली बार 2014 में जब यंसू ने ये बात इसे बताई थी तब इसने इसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया था मगर अब इसे भी यकीन हो गया था। अब ये डोंग को भी मारने वाला था मगर तभी यहाँ इस ऑफिसर का सीनियर आ जाता है जिसे देखकर किम यहाँ से भाग जाता है। सीनियर ऑफिसर डोंग को अपने आप को कानून के हवाले करने को कहता है मगर डोंग इससे कहता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। इसके बाद डोंग यहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास आता है। यहाँ पर फिर से एक बार यंसू का फोन आता है। यंसू इसे बताती है कि यह हॉस्पिटल में छुपी हुई है और इसे ये भी याद आता है कि आज इनके घर पर एक पार्सल भी आया था जो अभी घर में ही रखा है। ये डोंग से कहती है मैं सीधे यहाँ से घर जा रही हूँ। डोंग कहता है ऐसा मत करना। यंसू कहती है मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी बल्कि बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। दरअसल ये सन 2014 वाले डोंग का इंतजार करने के लिए कह रही थी क्योंकि सोलर फेलियर होने की वजह से इसका सिर्फ 2015 वाले डोंग से कनेक्शन हो रहा था। लेकिन जब 2014 वाला डोंग अपने घर पर आएगा जो रात के 3 बजे आने वाला था तो ये उसे सारी बात बताकर वो पार्सल इसे दे देगी और साथ ही साथ ये भी बताती है कि इसके पास वो चाकू भी है जिससे उस ऑफिसर ने इसके ऊपर हमला किया था। ये डोंग को कहती है कि ये इस चाकू को इसी हॉस्पिटल में ऐसी जगह पर छुपा देगी जहाँ पर अगले 1 साल तक किसी की नजर न जाए और फिर तुम इस चाकू को पुलिस को दे देना ताकि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। इसके बाद डोंग उसी हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ ने चाकू छिपाया था। अब यहाँ पर ये दोनों एक ही कमरे में थे मगर एक 2014 तो दूसरा 2015 में था। तभी इनका कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि ऊपर जो सोलर फिलर था उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था। अब डोंग वो चाकू लेकर जैसे यहाँ से जा रहा था तभी यहाँ ऑफिसर किम आ जाता है जो इसे फिर से ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया था मगर डोंग किसी तरह भागकर दरवाजे के दूसरी तरफ आ जाता है क्योंकि अब दरवाजा बंद हो चुका था इसीलिए डोंग को कुछ नहीं कर पाता। डोंग इस किलर को वही चाकू दिखाकर कहता है तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हें और मिस्टर पार्क को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस चाकू पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं और चाकू पर इसकी वाइफ के खून के निशान भी थे। दूसरी तरफ 2014 में यंसू हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आ रही थी। ये अपने पति को फिर से फोन करती है मगर इस बार इसका फोन 2014 वाले डोंग को ही लगता है जो इस वक्त पार्टी करके अपने घर आ रहा था। यंसू उससे पूछती है कहाँ हो। डोंग इसे बताता है कि ये पास वाले चौराहे पर ही ट्रैफिक में फंसा हुआ है। यंसू कहती है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। यंसू चौराहे पर जाकर अपने पति को ढूंढने लगती है मगर तभी यहाँ ऑफिसर किम आकर इसको पकड़कर चाकू की नोक पर इसको अपने साथ इसी के घर में ले आता है क्योंकि यहीं पर वो पार्सल था जिसमें मिस्टर पार्कर के खिलाफ सबूत था। किम इससे पूछता है कि बताओ वो वीडियो फुटेज कहाँ है। यंसू कहती है वो ऊपर वाले कमरे में है मगर तुम जो भी कर लो मेरे पति तुमको नहीं छोड़ेंगे, वो घर पहुंचने ही वाले हैं। ऑफिसर कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। ये यंसू को उसके ही शर्ट का बटन दिखाता है जो ये इसे मारकर इसके हाथ में रखने वाला था ताकि इसके मर्डर का इल्जाम इसके ही पति पर लगे। दूसरी तरफ 2015 में भी वही ऑफिसर डोंग के घर पहुंच जाता है और इसकी बेटी को पकड़कर डोंग को फोन करता है। ये उससे जल्द से जल्द चाकू को लेकर घर आने को कहता है जिस चाकू पर इसके उंगलियों के निशान थे। ये इससे कहता है अगर तुम जल्द से जल्द घर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा जैसे मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा था। कुछ देर बाद डोंग घर पहुंचता है मगर ये किलर अब कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था इसीलिए इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर बहुत ताकतवर था, ये डोंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब डोंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसके बाद ये ऑफिसर इसकी बेटी को भी मारने लगता है क्योंकि इसने इसका चेहरा देख लिया था। दूसरी तरफ 2014 में यंसू मौका देखकर इस ऑफिसर पर हमला करती है मगर बेचारी यंसू इसके आगे कुछ नहीं थी। ऑफिसर इसका गला दबाने लगता है और इस वक्त डोंग के आने का समय भी हो गया था। अब यहाँ पर ये सभी एक ही घर में मौजूद थे मगर अलग अलग समय में। इससे पहले किम यंसू को मारता तभी यहाँ डोंग पहुंचकर इस ऑफिसर पर हमला कर देता है और इस तरह से डोंग अपनी वाइफ को बचा लेता है। ऐसा होते ही 2015 में सब कुछ बदलने लगता है। मिस्टर पार्क को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को वो वीडियो मिल गया था जिसमें मिस्टर पार्क किसी का मर्डर कर रहे थे। 2015 में
में जब डोंग की आंखें खुलती है तब ये अपने आप को सही सलामत पाता है। तभी यहाँ इसकी बेटी और इसकी वाइफ भी आ जाती है जो बिल्कुल सही सलामत थी। डोंग इन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल 2014 में जब डोंग ने अपनी वाइफ को मरने से बचाया तब वहाँ पर सब कुछ बदल गया, जिसके कारण 2015 का भी फ्यूचर बदल गया। 2014 में डोंग ने उस ऑफिसर को मार दिया था और मिस्टर पार्क को भी सजा दिला दिया, इसीलिए अब 2015 में सब कुछ ठीक है। डोंग अब बहुत खुश था। तभी इसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है जो हमें नहीं दिखाया जाता कि वो फोन किसका था, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है द फोन, जो 2015 में रिलीज हुआ था। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।